गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। हम बात कर रहे थे 12th क्लास की ज्योग्राफी में जनसंख्या वाला जो चैप्टर था उसमें आज हम बात करेंगे ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के बारे में। भारत मूलतः गाँवों का देश है। 1921 में यहाँ 88.8% जनसंख्या गाँव में निवास करती थी, किंतु वर्तमान में नगरीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ने के साथ नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है। भारत मूलतः गाँव का देश है। इसका कहने का मतलब है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा गाँव में बसती है, भारत गाँव में बसता है। तो मतलब भारत में नगर इतने महत्वपूर्ण या इतने आबाद नहीं है जितने कि भारत के गाँव आबाद है। ठीक है, तो भारत मूलतः गाँव का देश है। और 1921 में हमारी जो जनसंख्या थी दोस्तों, उस जनसंख्या का लगभग 88%, मतलब आप ये मान लो कि 10 से 11% के बीच में ही लोग नगरों में निवास करते थे। लेकिन ये बात मैं कब की कर रहा हूँ, 1921 की कर रहा हूँ। जैसे जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिकरण बढ़ा, है ना, और देश में एलपीजी को लागू किया गया। एलपीजी लागू होने के बाद में हमारे देश में नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गाँव से जनसंख्या निकल करके उनका रुझान शहरों की तरफ होने लगा और वर्तमान में शहर धीरे धीरे आबाद होने लगे। ग्रामीण जनसंख्या की सबसे बड़ी विशेषता कृषि व प्राथमिक कार्यों में उसकी निर्भरता का होना है। भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आपको पूछा जाए ग्रामीण जनसंख्या विशेषता क्या है, उसकी दो विशेषताएं। उसकी पहली विशेषता है कि उसकी जो निर्भरता है वो हमेशा कृषि पे होगी। निर्भरता किस पर होगी दोस्तों? कृषि पर होगी, या कृषि से जुड़े हुए जो क्षेत्र है उन पर होगी। जैसे खेतों के जो कार्य है उन पर उनकी निर्भरता ज़्यादा होगी। या दूसरा चीज़ यहाँ पे देखो, एक शब्द लिखा है, प्राथमिक कार्यों पर उनकी वृद्धि ज़्यादा। प्राथमिक कार्य क्या होते हैं? प्राथमिक कार्य उन कार्यों को कहा जाता है जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से मिलते हैं, जैसे पशुपालन, जैसे कृषि, जैसे मछली पालन, ठीक है, जैसे खनन। ये जो सारी क्रियाएं, ये प्राथमिक क्रियाओं का हिस्सा है। तो ग्रामीण जो जनसंख्या दोस्तों, हमारी ग्रामीण जनसंख्या का महत्वपूर्ण जो रोजगार का जो स्रोत है वो एक तो कृषि होती है और दूसरा प्राथमिक क्षेत्र के कार्य होते हैं। ठीक है, भारत में कुल 6,40,887 गांव थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश में कितने गांव थे? 6,40,867 हमारे देश में क्या थे? गांव थे। और गांवों की दृष्टि से सबसे ज़्यादा गांव किस राज्य में थे? उत्तर प्रदेश में थे। हमारे देश में सबसे ज़्यादा गांव किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा का महत्वपूर्ण स्थान, यानी 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश है, 2 नंबर पर मध्य प्रदेश है, 3 नंबर पर क्या है? उड़ीसा है। तो 3 बड़े राज्य हैं जिनमें गाँव की संख्या भारत में क्या है? ज़्यादा है। कहाँ पे ज़्यादा है गाँव की जनसंख्या? उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश में ज़्यादा है और उसके बाद में उड़ीसा का स्थान आता है। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में, बिहार में और आसाम में निवास करती है। जबकि हम जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य के अंदर है? हिमाचल प्रदेश में है, उसके बाद में बिहार है, उसके बाद में आसाम है। देखिए दोस्तों, इन दोनों बातों में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए दो बातें क्या है। पहली ऊपर वाली बात तो लिखी हुई है गाँवों की संख्या, ठीक है ना। जैसे गांव कौन से हो गए? जैसे मान लीजिए राजलेसर है, डूंगरगढ़ है, और मान लीजिए ये आपका लूंच है, सांगासर है, ये सब क्या हमारे रतनगढ़ के आसपास के क्या गाँव है। तो ये तो होगी गाँवों की संख्या। तो अगर गाँवों की संख्या की बात करें तो उसमें नंबर 1 कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, गाँव की संख्या बात कर रहा हूँ। और अगर हम गाँव में रहने वाली जनसंख्या की बात करें तो उसमें 1 नंबर है हिमाचल प्रदेश। आई बात समझ में? हिमाचल प्रदेश की 90% जनसंख्या गांव में निवास करती है, जबकि उत्तर प्रदेश की 75% जनसंख्या गांव में निवास करती है। आगे क्या मेरी बात समझ में? तो अगर आपको पूछा जाए कि गांव की संख्या कहाँ पे सबसे ज़्यादा, तो वह उत्तर प्रदेश। लेकिन गांव में रहने वाली जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य की है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। संख्या और जनसंख्या में फ़र्क होता है, ठीक है ना। गाँव की संख्या उत्तर प्रदेश और जनसंख्या कहाँ की दोस्तों? हिमाचल प्रदेश, बिहार और आसाम में निवास करती है। आइए आगे बात करते हैं। सन 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में 3,245 नगर थे, जिनमें 19.50 करोड़ जनसंख्या निवास करती थी। ये बात है 1981 की, ठीक है, जब हमारे देश में 3245 गांव थे, जिनमें से लगभग 20 करोड़ जनसंख्या उन गाँवों में निवास करती थी। नगरीय जनसंख्या में महत्वपूर्ण विभाजन वर्ष 1951 से 1961 के दशक को छोड़कर 1931 के बाद नगरीय जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है। इसके कहने का मतलब है 1931 के बाद से लगातार हमारे देश में गाँव से लोग निकल करके शहरों की ओर उनका रुझान ज़्यादा बढ़ा है। 1931 से लगातार जो लोग हैं वो गाँव को छोड़ करके अपना निवास स्थान कहाँ पे बना रहे हैं? नगरों में बना रहे हैं, शहरों में बना रहे हैं। ये प्रवृत्ति लगातार हर बार हम देखते जा रहे हैं। लेकिन
जब हम बात करें 1951 और 1961 इन इन इस एक दशक को छोड़ दो, 1951 से 1961 का जो दशक है इसको छोड़ दो, इसके अलावा जितने भी वर्ष हुए हैं उन सभी वर्षों में शहरों में जनसंख्या वृद्धि को लगातार हमारे देश में परिलक्षित हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों नगरीय जनसंख्या राज्य स्तरीय 2011 के बारे में। सन 2011 में भारत में कुल नगर 7,935 थे, ठीक है। तो 1931 से बढ़ करके वर्तमान में कितने हो गए हमारे देश में जो शहर है, हमारे देश में शहरों की संख्या हो गई 7,935। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या दृष्टि से तमिलनाडु 1 नंबर पर है, उत्तर प्रदेश 2 नंबर पर है और मध्य प्रदेश 3 नंबर पर है। तो शहरों की जनसंख्या की बात करें, इसके अंदर अगर नगरीय संख्या की बात करें तो नगरीय संख्या में नंबर 1 कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा सिटी है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा सिटी है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश है, उसके बाद में मध्य प्रदेश है। आई बात समझ में। जबकि नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से मिजोरम का 51.51% के साथ पहला स्थान है। जिस प्रकार दोस्तों हमने पीछे पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा गाँव उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है। उसी प्रकार नगरीय जनसंख्या की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो नगर है वो तो है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के बाद कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर नगरीय जनसंख्या की बात करें तो वो उत्तर पूर्व भारत का एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम है मिजोरम। मिजोरम की लगभग आधी आबादी यानी कि 51% आधी हो गई। मिजोरम की लगभग 51.51% आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहती है? शहरों में निवास करती है। यानी शहरों में रहने वाली जनसंख्या के आधार पर मिजोरम भारत में पहले स्थान पर है। मिजोरम में आधे से ज़्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं? शहरों में रहते हैं, ठीक है। तो नगरीय संख्या की दृष्टि से तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। जबकि नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से मिजोरम का 51.51% के साथ पहला स्थान है। जबकि न्यूनतम शहरी जनसंख्या में हिमाचल प्रदेश का 0.4% के साथ निम्न स्थान है। तो सबसे कम शहरी लोग किस राज्य में रहते हैं? हिमाचल प्रदेश में। तो शहरी कम रहेंगे ही, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन से लोग रहते हैं? गाँव में रहते हैं हिमाचल प्रदेश में। आगे बस पिछली स्लाइड में पढ़ा है ना कि सबसे ज़्यादा गाँव में रहने वाली जनसंख्या किस राज्य की है? हिमाचल प्रदेश की है। तो गाँव में सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश रहती है, तो सबसे कम नगरीय हिमाचल में ही होगी, ठीक है। आगे होगी बात समझ में। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा दोस्तों? मिजोरम है। जबकि न्यूनतम जो है जनसंख्या रहने वाला वो जो राज्य है वो कौन सा? हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल की मात्र 10% जो जनसंख्या है वो नगरों में निवास करती है। देश के तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात में नगरीय जनसंख्या में प्रगति देखी गई है। और बाकी जितने भी राज्य तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, केरला है, गुजरात है, इनमें लगातार नगरों की संख्या बढ़ रही है और उन नगरों में रहने वाली जनसंख्या भी बढ़ रही है। भारत में आर्थिक प्रगति के साथ साथ जनसंख्या में नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। जिस प्रकार हमारे देश ने LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, है ना, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, जब से इनको अपनाया है तब से हमारे देश में आर्थिक विकास की रफ्तार लगभग आप मान लीजिए दहाई के आंकड़े को छू चुकी है। तो जिस प्रकार हमारे देश की आर्थिक प्रगति हुई है, उसी प्रकार हमारी जो जनसंख्या है वो गाँव से निकल करके शहरों में अपने घरों को तलाश रही है, शहरों में अपने रोजगारों को तलाश रही है। देश में सन 1911 में नगरीय जनसंख्या 10% थी। देखिए 1911 में कितनी थी? 10% थी, जो अब 2011 में बढ़ करके 31% हो गई है, जो कि पहले 10% थी। और जब हमारी 2011 की जनगणना हुई तब ये नगरीयकरण के अनुसार हमारी जनसंख्या बढ़ करके कितनी हो गई दोस्तों? 31.20% हो गई है। आई बात समझ में? आइए आगे बात करते हैं। अगली स्लाइड में हम नगरीय जनसंख्या बढ़ने के कारण, तो देखिए नगरीय जनसंख्या बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए नगरीय जनसंख्या बढ़ने के कारण मैंने आपको एक एक स्लाइड में एक एक फोटो बना करके आपको दिखा दिया है। देखिए नगरीय जनसंख्या बढ़ने के कारण, पहला कारण ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का अभाव। गाँवों के अंदर क्या दोस्तों? रोजगार का अभाव है। गाँव में केवल मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया था कि या तो आप कृषि से जुड़े हुए कार्य कर सकते हो, या प्राथमिक क्षेत्र में मछली पालन है, पशुपालन है, इन ये जो कार्य है वो आप कर सकते हो। तो ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों क्या है? रोजगार की कमी है, इसीलिए लोग रोजगार की तलाश में अपना मतलब शहरों की ओर उनका पलायन होता है। दूसरा कारण है नगरों में गाँवों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं होती हैं। गाँव की अपेक्षा जो हमारे शहर है, जो हमारे नगर है, उनमें सुविधाएं अच्छी मिलती है।
शिक्षा की, चिकित्सा की, घूमने की, है ना, स्वास्थ्य की, और मान लीजिए भोजन की, ये सब सुविधाएं शहरों के अंदर क्या होती है दोस्तों, ज़्यादा होती है। तीसरा, शिक्षा का प्रसार। शहरों में क्या है दोस्तों, शिक्षा का प्रसार ज़्यादा है। अच्छी अच्छी स्कूलें हैं, अच्छी कोचिंग संस्थान हैं, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ है ना, जो बच्चा चाहे अपने उस क्षेत्र में अपना कार्य कर सकता है। तो शिक्षा का प्रसार शहरों में अच्छा है, इसलिए लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं शहरों को लेकर के। औद्योगिकरण की प्रवृत्ति, शहरों में औद्योगिकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है, क्योंकि वहाँ पे बिजली है, पानी है, लाइट, हर प्रकार की सुविधाएं वहाँ पे सरकार अलग से डिकोन बनाती है, मतलब औद्योगिक क्षेत्र बनाती है, वहाँ पे लोगों को मतलब प्रोत्साहित करती है उद्योग लगाने के लिए। तो शहरों में क्या है दोस्तों, उद्योगों का लगातार विकास होता जा रहा है। तो हमने अभी तक 4 कारण पढ़े हैं नगरीय जनसंख्या बढ़ने के। पहला कारण हमने पढ़ा है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव। तो ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों क्या रोजगार का अभाव है। दूसरा, नगरों में गांव की अपेक्षा अधिक क्या होती है दोस्तों, सुविधाएं होती है। तीसरा, शिक्षा का प्रसार, गांव की अपेक्षा शहरों में शिक्षा ज़्यादा बेहतरीन है। और नंबर 4, औद्योगिकरण, शहरों में क्या औद्योगिकरण ज़्यादा है, नए नए उद्योग आकर के शहरों में अपने लगाए जाते हैं। नंबर 5, परिवहन व संचार के साधनों का विकास। जैसे हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर में आने जाने के लिए कन्वेंस के जो साधन है वो प्रॉपर है, मेट्रो है ना, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस है, और भी कई प्रकार बस है, रिक्शा है, और आजकल तो आपको पता होगा कि आप जूम वगैरह कार वगैरह मंगा सकते हो, अपने घर पे आ जाती है, ठीक है। तो परिवहन के जो साधन है वो शहरों में ज़्यादा है, गांव में परिवहन की सुविधाएं और संचार की जो सुविधाएं हैं वो गांव में क्या है, कम है, शहरों में ज़्यादा है। और छठा, लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो छठा क्या, लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन या उनका ह्रास, ऐसे कह सकते हो। गांव के जो छोटे छोटे जो लघु और कुटीर उद्योग है, गांव में जो छोटे छोटे जो लघु और कुटीर उद्योग है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, वो समाप्त हो रहे हैं, तो लोगों का रुझान शहरों की ओर बढ़ रहा है। तो हमने अभी तक 6 कारण पढ़े। पहला कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव है, नगरों में गांव की अपेक्षा अधिक सुविधाएं हैं, शिक्षा अधिक है शहरों में औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है, परिवहन व संचार के साधन है, लघु और कुटीर उद्योग खत्म होते जा रहे हैं। तो ये 6 कारण हैं जिससे नगरीय जनसंख्या बढ़ रही है और गांव में जनसंख्या घट रही है। आइए आगे बात करते हैं लिंगानुपात। दोस्तों, लिंगानुपात, जनसंख्या में स्त्री पुरुष की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। जनसंख्या में ये लाइन रटे हुए रखना, लिंगानुपात पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। तो हम बात करते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब हुआ कि ऐसे भी याद कर सकते हैं, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। कि 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं उसे उसका क्या कहा जाता है, लिंगानुपात कहा जाता है। तो जनसंख्या में स्त्री पुरुष की संख्या क्या जो अनुपात है, उस अनुपात को हम क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। इसमें प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है। बता दिया मैंने भी आपको कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था व समाज के विकास में यह अनुपात एक महत्वपूर्ण कारक होता है। अगर हमें हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, हमें हमारे समाज का विकास करना है, इसके लिए जो लिंगानुपात है वो महत्वपूर्ण कारक है। तो लिंगानुपात हम किस प्रकार निकालते हैं दोस्तों, ये आपके सामने एक फॉर्मूला है। लिंगानुपात बराबर कुल स्त्रियों की जनसंख्या बटा कुल पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000, है ना। तो लिंगानुपात के फॉर्मूला ये रट लेना, ये याद कर लेना, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। लिंगानुपात का फॉर्मूला बताइए, लिंगानुपात बराबर कुल स्त्रियों की संख्या बटा कुल पुरुषों की संख्या इंटू 1000। ये याद रखना, ये हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1000 है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई बाय कितने से करना है, 1000 से आपको यहाँ पे गुणा करना है, ना कि आपको यहाँ पे 100 से गुणा करना है। हमें गुणा में 100 लिखने की आदत है, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये गलती नहीं करके आनी है, क्योंकि जनसंख्या हमेशा 1000 पे दर्शाई जाती है। इसलिए जनसंख्या के जितने भी क्वेश्चन आपने 10th में 9th में पढ़े होंगे, तो वहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई या गुणा होता है। तो लिंगानुपात बराबर कुल स्त्रियों की जनसंख्या बटा कुल पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। भारत में लिंगानुपात, तो भारत में सन 1901 में 972, 1931 में 950, 1991 में यह अब तक के न्यूनतम स्तर 927 पे रह गया। तो इसका मतलब ये दोस्तों 1991 में अब तक का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात दर्ज किया गया। कितना दर्ज किया गया, 927, जो कि बेहद कम है। आप इस चीज़ आपको लगता होगा कि 927 तो बहुत कम, बहुत मतलब ज़्यादा गंभीर स्थिति, लेकिन ये 927 बहुत गंभीर स्थिति है। आप सोचिए कि 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां, 927 है, ठीक है, 927 स्त्रियां। तो लगभग आप ये मान करके चलिए कि 70 स्त्रियों की कमी है। अब मान लीजिए इसको आप, ये तो 1000 पर है, और ये जब मान लो ये संख्या 10,000 पर होगी तो कितना फर्क पड़ेगा, ठीक है। और ये संख्या मान लीजिए फिर
1 लाख पर होगी तो कितना फर्क पड़ेगा, फिर 10 लाख पर, फिर 1 करोड़ पर, फिर 5 करोड़, 10 करोड़। आप सोच के देखिए, इससे हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उस पर बहुत ही बुरा फर्क पड़ेगा। तो भारत में लिंगानुपात 1991 में मात्र 927 पर आकर के रह गया। भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कम होती गई। 1000 पुरुषों पर जो हमारी स्त्रियों की संख्या है वो लगातार दोस्तों क्या होती है, कम होती गई। भारत में लिंगानुपात विश्व के औसत 984 से भी बहुत कम है। पूरी दुनिया यानी वर्ल्ड के लिंगानुपात की बात हो रही, पूरी दुनिया में लिंगानुपात कितना है दोस्तों, 984 है। पूरी दुनिया में कितना है, 984। इसका मतलब है पूरी दुनिया में 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, 984 है। ये दुनिया की बात है, ठीक है। लेकिन भारत की स्थिति तो इससे भी दयनीय है। भारत में लिंगानुपात वर्तमान में जो 2011 की जनगणना हुई है उसमें लिंगानुपात कितना है, 940 है। तो हमारा लिंगानुपात विश्व के लिंगानुपात से भी नीचे है। तो विश्व में तो लिंगानुपात कितना है, 984 है। भारत में कितना है दोस्तों, 940 है। आई बात समझ में। तो स्त्रियों की संख्या कम होती गई। भारत में लिंगानुपात विश्व के औसत 984 से बहुत कम है। भारत में यह 20वीं सदी के प्रारंभ से ही नकारात्मक रहा है। जब से 20वीं सदी प्रारंभ हुई है 1911 से लेकर के लगातार अब तक लिंगानुपात भारत में घटता ही जा रहा है। 1971 में यह घटकर 930 रह गया था और 2011 की जनगणना में लिंगानुपात कितना हो गया, 940 हो गया। ठीक है, हमें इसे और बढ़ाना है। तो भारत का लिंगानुपात कितना है दोस्तों, 940। भारत का लिंगानुपात कितना है, 940 है। ठीक है, आई बात समझ में। राज्य स्तर पर लिंगानुपात की बात करते हैं। भारत में जो राज्य हैं उनमें लिंगानुपात कितना कितना किस किस प्रकार है। वर्ष 2011 के अनुसार भारत में औसत लिंगानुपात 940 है। भारत का जो एवरेज जो सेक्स रेशियो है, जो लिंगानुपात है, वो कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, 940। ये फैक्ट आपको रटने ही होंगे। लिंगानुपात का फॉर्मूला क्या है, भारत का लिंगानुपात कितना है, विश्व का लिंगानुपात कितना है, ये सब रटने हैं। तो भारत का लिंगानुपात कितना है, 940 है। परंतु एक राज्य से दूसरे राज्य में इसमें विषमता दिखाई देती है। तो भारत में जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, जैसे राजस्थान से मध्य प्रदेश में गए, मध्य प्रदेश से कर्नाटक में गए, कर्नाटक से तमिलनाडु में गए, तो जैसे जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो भी इसमें विविधता दिखाई देती है। भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें लिंगानुपात ज़्यादा है, कुछ राज्य ऐसे जिनमें मध्यम है, कुछ राज्य ऐसे जिनमें गंभीर स्थिति है। ठीक है, जैसे हरियाणा है। ठीक है, तो देखिए आइए बात करते हैं। वर्ष 2011 के अनुसार भारत में औसत लिंगानुपात 940 है, परंतु एक राज्य से दूसरे राज्य में इसमें विषमता दिखाई देती है। 2011 के 940 लिंगानुपात को आधार मानकर हम इसे दो भागों में देख सकते हैं। भी हमारे लिंगानुपात कितना है, 940 है। तो इसे दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। पहला, राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य, मतलब ऐसे राज्य हैं जिनका लिंगानुपात भारत का जो औसत लिंगानुपात, भारत का औसत लिंगानुपात कितना है दोस्तों, 940 है। 940 से ज़्यादा किन किन राज्यों का लिंगानुपात है, उन राज्यों की बात करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य हैं केरल। केरल का लिंगानुपात कितना दोस्तों, 1084, मतलब वहाँ पर 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या क्या है दोस्तों, ज़्यादा है। तो केरल में कितनी है, 1084 है। तमिलनाडु में कितनी है, 995 है। आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। तो राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, और केरल और तमिलनाडु। और अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की तो उनमें लक्षद्वीप और पांडिचेरी का स्थान आता है। अब दूसरा, राष्ट्रीय औसत से कम लिंगानुपात वाले राज्य। तो राष्ट्रीय औसत से कम लिंगानुपात वाले राज्य 2011 में राज्यों में न्यूनतम यौन अनुपात हरियाणा में। तो न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो भारत के किस राज्य में दोस्तों, हरियाणा राज्य में है। हरियाणा के बाद में किसका स्थान आता है, जम्मू एंड कश्मीर का। उसके बाद में सिक्किम आता है। और केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो स्थान आता है दमन और दीव का। ठीक है, तो जो भारत का लिंगानुपात 940 है दोस्तों, इस 940 को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला, ऐसे राज्य हैं जिनका जो लिंगानुपात है वो 940 से ज़्यादा है, वो हमने देख लिया कौन कौन से हैं, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। और दूसरा, ऐसे राज्य हैं जिनका लिंगानुपात औसत से क्या कम है। तो औसत से कम लिंगानुपात वाले राज्य या न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से, हरियाणा। हरियाणा की स्थिति बहुत गंभीर है। हरियाणा में लिंगानुपात दोस्तों कितना, मात्र 877 है, 877। तो हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो 877 है। जम्मू कश्मीर का 833 है। ठीक है, सिक्किम, केंद्र शासित प्रदेश और दमन दीव ऐसे राज्य हैं जहाँ का लिंगानुपात क्या है, राष्ट्रीय औसत से क्या है, कम है। तो लिंगानुपात को हमने दो आधार पर बांटा, औसत से कम और औसत से ज़्यादा। आइए आगे बात करते हैं। भारत में लिंगानुपात कम होने के कारण, ऐसा क्या कारण है कि पूरी दुनिया में लिंगानुपात 984 लेकिन भारत का मात्र 940 है। इतना लिंगानुपात कम होने का कारण क्या है, आइए इन कारणों की बात करते हैं। पहला कारण, बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को प्राथमिकता देना।
तो पहला कारण है बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को प्राथमिकता, मतलब ये सोचना कि लड़की नहीं, सारे काम कौन करेगा, लड़का करेगा। ये जो गलत सोच है, इस गलत सोच की वजह से आज ये परिणाम हमें हमारे देश को देखने पड़ रहे हैं। भारत में अनेक सामाजिक व धार्मिक कारणों से लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। पुत्र की इच्छा के कारण जन्म से पूर्व ही लिंग जांच करवाकर कन्या भ्रूण की हत्या करवा दी जाती है। जब माँ के गर्भ में लिंग की जांच करते हैं डॉक्टर, तो उसमें पता लग जाता है कि लड़का है या लड़की है। अगर लड़की है तो उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही घृणित, कुत्सित, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ऐसा कार्य जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। लड़का और लड़की दोनों क्या है, बराबर हैं। दोनों में बिल्कुल क्षमता है, वो हर कार्य कर सकती है। आप देख लीजिए, आपके सामने अभी फाइटर जेट, जो इंडिया के फाइटर जेट है, वो कौन है, लड़कियां उड़ा रही है अभी भारत में। तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाएं कार्य नहीं कर रही है। तो ये जो रूढ़िवादी मानसिकता है उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा देश प्रगति करेगा। क्योंकि हमारे देश की आधी आबादी में कौन है, महिलाएं हैं। तो महिलाओं को भी हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे देश में बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आप भी ध्यान रखें, आपको भी इसका विरोध करना चाहिए। अगर आपको अपने परिवार में, देश में, कहीं पे भी ऐसा कुछ लगता है कि किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ ऐसा कोई गलत कार्य हो रहा है, उसे वो मौका नहीं दिया जा रहा है, तो आप भी उसका हौसला अफजाई करें, उसे आगे बढ़ाने के कार्य करें। देखिए, बात करते हैं आगे, बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को प्राथमिकता देना। भारत में अनेक सामाजिक और धार्मिक ऐसी परंपराएं हैं कि भी लड़का होगा वो ये काम करेगा, लड़की नहीं करेगी। तो ये जो हमारी धार्मिक परंपराएं हैं उनको भी हमें धीरे धीरे तोड़ना होगा। ठीक है, उसके अलावा जो लिंग जांच जो करते हैं, हालांकि सरकार ने इसे पूरी तरीके से बैन कर रखा है, तो इसे और कठोर से कठोर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको जुर्माना या जो भी सरकार ने दे रखा है उनके ऊपर कठोर होना चाहिए। तो जिससे क्या होगा कि लिंग जांच नहीं होगी और बालिकाएं बचाई जा सकेगी। दूसरा है बाल विवाह के कारण प्रसव काल में मृत्यु। कम उम्र में मातृत्व भार व दाम्पत्य जीवन में संतान उत्पत्ति के कारण असामयिक मृत्यु से संख्या में कमी आती है। दूसरा, लड़कियों की संख्या में कमी आने का कारण है कि पहले क्या होता था, वर्तमान में भी कुछ जगह पे ऐसा होता है, पहले क्या होता था, 8, 10, 9, 10, 11, 12 साल की उम्र में बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता था। जब उनका विवाह कर दिया जाता था तो संतानोत्पत्ति की वजह से प्रसव पीड़ा होती थी। प्रसव काल में जब उनको पीड़ा होती थी तो बालिकाओं की मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि उनका शरीर उस समय मैच्योर नहीं था प्रसव पीड़ा के लिए, और मैच्योर नहीं होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कारण है कि स्त्रियों की संख्या कम होती रही। तो 2 कारण हमने पढ़े। पहला, भारत में लिंगानुपात कम होने का पहला कारण क्या है कि बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को प्राथमिकता देना, और दूसरा, विवाह के बाद प्रसव काल में मृत्यु के कारण। नंबर 3, स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता। पर आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब यह स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर निर्भर हैं। जो महिलाएं हैं वो हमारे देश में आर्थिक दृष्टि से किस पर निर्भर है, पुरुषों पर निर्भर है। तो ये जो निर्भरता है महिलाओं की पुरुषों पर, इसको कम करना होगा। महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना होगा। तो स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर निर्भर है। गरीबी में चिंताग्रस्त रहना, प्राप्त चिकित्सा सुविधाओं के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है कि जल्दी उनका विवाह हो जाता है, ज़्यादा संतानें हो जाती है, तो गरीबी के कारण वो अपनी जो बीमारियां होती हैं उनको दिखा नहीं पाती, बीमारियां बढ़ जाती है, और एक दिन बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि उनका जीवन ही समाप्त हो जाता है। तो बीमारियों की वजह से, चिकित्सा सुविधाएं नहीं होने की वजह से महिलाओं की मृत्यु होती है। खुद अपनी लापरवाही की वजह से उन्हें अपने प्राणों को त्यागना होता है। तो ऐसी चीज़ें जिनको हमें रोक लगानी होगी। तो भारत में लिंगानुपात कम होने के 3 कारण। पहला, बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को प्राथमिकता। दूसरा, विवाह के बाद प्रसव काल में मृत्यु। तीसरा, स्त्रियों को आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, और आगे बात करते हैं हम बालिका शिक्षा का अभाव। हमारे देश में लड़कियों को कम पढ़ाते हैं। वर्तमान में स्थितियाँ बहुत सी बदली है ना। अब तो बराबर का हक महिलाएं और बालिकाएं अपना हक लेने लगी है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। बालिका शिक्षा का अभाव। देश में बालिका शिक्षा की कमी के कारण स्वयं के साथ में मानसिक, शारीरिक, सामाजिक अन्याय का प्रतिरोध नहीं कर सकती है। जब महिलाएं नहीं पढ़ेगी और अगर उनको शिक्षा नहीं मिलेगी तो उन्हें पता नहीं होगा कि हमारे अधिकार क्या हैं, है ना। हमारे साथ अगर गलत कार्य होता है तो हमें क्या करना है। उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता। वो ऐसे सोचती है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा जीवन ऐसे ही होगा। तो क्यों वो उन चीज़ों को स्वीकार क्यों कर लेती है? क्योंकि उनको पता नहीं है, वो अपने साथ या न्याय का विरोध नहीं कर सकती है। उन्हें पता नहीं इस विरोध का तरीका क्या होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास शिक्षा का क्या अभाव है। तो दोस्तों, बालिका शिक्षा को हमें बढ़ाना है। बालिका शिक्षा का अभाव। देश में बालिका शिक्षा की कमी के कारण स्वयं के साथ हुए मानसिक, शारीरिक और उनके साथ शारीरिक जो अन्याय होता है, सामाजिक तरीके से जो अन्याय होता है और मानसिक जो अन्याय होता है, उसका वो प्रतिरोध नहीं कर सकती है, जिसके कारण
बालिकाओं की शिक्षा, बालिकाओं की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। नंबर 5, बढ़ता नगरीकरण। नगरीकरण की प्रवृत्ति से लिंगानुपात बिगड़ रहा है। हम गाँव को छोड़ करके शहरों की ओर जा रहे हैं, और शहरों में जो हम जा रहे हैं उससे भी हमारे लिंगानुपात में क्या है, फर्क पड़ रहा है। तो ये 5 कारण थे जो हमने लिंगानुपात के पढ़े थे। अभी तक जितना बताया उतना समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिए आप, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं आयु संरचना के बारे में। आयु संरचना को भारत में 3 भागों में बांट करके देखा जा सकता है। पहला, बाल का मतलब जो बच्चे होते हैं, 0 से 14 वर्ष की आयु। 0 से यानी कि पैदा होने से लेकर के 14 वर्ष तक के जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बाल कहते हैं, बच्चे कहते हैं। वर्ष 2011 में 29.5% जनसंख्या किशोर आयु वर्ग की थी। 2011 की जो जनगणना हुई थी हमारी, उसके अंदर 29% जो बच्चे, यानी कि लगभग 30% जो हमारी जनसंख्या थी वो क्या थी, बच्चों की थी। नंबर 2, वयस्क, 15 वर्ष से लेकर के 64 वर्ष की आयु। तो वयस्क कब माना जाता है, जब बच्चा कितने वर्ष का हो जाता है, 14 से निकल के 15 साल का। तो वयस्क 15 से 64 वर्ष तक, और बाल 0 से लेकर के 14 वर्ष तक, ये तीनों याद रखने हैं आपको। और वृद्ध 65 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को क्या कहा जाता है, वृद्ध कहा जाता है। तो 3 कैटेगरी है आयु में। पहली कैटेगरी है बाल यानी बच्चे 0 से 14। दूसरी आ गई वयस्क कहाँ से, 15 से लेकर के 64 तक। और तीसरी आ गई वृद्ध का मतलब जो 64 साल से यानी 65 से अधिक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, वृद्ध कहेंगे। तो बाल 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चे कितने थे हमारे देश में, 29.5% बालक थे। और वयस्क की अगर हम बात करें तो वो आयु संरचना में कितना है, 15 से 64 वर्ष तक। 2011 में 62.5% लोग इस आयु वर्ग में थे। इस जनसंख्या का अधिकांश भाग यह देश की कार्यशील जनसंख्या का मतलब होता है जो देश में प्रोडक्शन में हिस्सा लेती है, यानी कि जो उत्पादन क्षमता में भाग लेती है, यानी कि जो काम करते हैं, ठीक है। तो यह जनसंख्या का अधिकांश भाग है, यह देश की कार्यशील जनसंख्या है, जिसे 2 उपवर्गों में बांट सकते हैं, युवा और प्रौढ़। युवा जिनकी आयु 15 से लेकर के 34 वर्ष तक है, जो ऐसे मतलब जो वयस्क है, वयस्क को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो युवा और एक प्रौढ़, है ना, जो वृद्ध अवस्था में नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे उनका शरीर मतलब डाउन आने लगा है। तो वयस्क 15 से लेकर के जो 35 वर्ष तक की आयु वो वयस्कों की है, और 35 से ऊपर जो है वो प्रौढ़ के अंदर आती है। तो हमारे देश में जो युवा हैं वो दोस्तों कितने हैं, लगभग 62.5 है। हमारे देश में जो बच्चे हैं वो कितने, लगभग 29.5% है। और वृद्ध की बात करें तो 2011 की इस आयु वर्ग में 8.64% हमारे देश में कौन थे बच्चों, हमारे देश में वृद्धों की संख्या थी। तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया है, तो देखते हुए आपको लग रहा है कि हमारा देश वर्तमान में दोस्तों क्या है, युवा है। भारत जो देश है वो युवाओं का देश है, क्योंकि वर्तमान में हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्या है दोस्तों, युवा जनसंख्या, ठीक है। तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा कौन सी जनसंख्या हमारे देश में, युवा जनसंख्या। क्योंकि देख लीजिए युवा जनसंख्या का कितना % भाग हमारे देश में, युवा जनसंख्या हमारे देश में भाग है 64%, ठीक है, सॉरी 62.5%। आइए आगे बात करते हैं। भारत की लगभग 33% जनसंख्या युवा है, ठीक है। 33 युवा का मतलब है कि वर्तमान में 33% जो जनसंख्या 15 से लेकर के 35 वर्ष की आयु की है, ठीक है। 2011 में बाल जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ग की विशेष गणना की गई, जिसमें 15,87,89,287 दर्ज की गई, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 13% है, 13.12% है। 2001 की तुलना में इसमें नकारात्मक वृद्धि 3.8% की देखी गई है। कुल बाल जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान तथा बिहार दूसरे स्थान पर है। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा बच्चे भी किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, आई बात समझ में। और नंबर 2 पर जनसंख्या में कौन सा है, बिहार। तो नंबर 2 पर कौन सा है, बिहार, आई बात समझ में। तो कुल बालकों की संख्या में नंबर 1 पर कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश, और नंबर 2 पर कौन सा है, बिहार है। जबकि प्रतिशत के हिसाब से मेघालय व बिहार प्रथम व द्वितीय स्थान पर। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो है वो किस राज्य में, मेघालय में, और मेघालय के बाद किसका स्थान है, बिहार का है। जबकि तमिलनाडु, गोवा व केरल में न्यूनतम जनसंख्या दर्ज की गई है। जबकि हमारे जो केरल, तमिलनाडु और गोवा है वहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या क्या है दोस्तों, दर्ज की गई है। आइए आगे बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 29.5% जनसंख्या किशोर है, किशोर का मतलब युवा है, और 62.5% जनसंख्या प्रौढ़ है। तो 29% तो युवा है और 62% क्या है, प्रौढ़ है, और 8.4% क्या है दोस्तों, वृद्ध है। इससे एक और भारत की अधिक कार्यशील जनसंख्या व उच्च निर्भरता अनुपात का बोध होता है। इसके कहने का मतलब ये है, हमारे ये जो डेटा हम देख रहे हैं तो इसमें आप देख रहे होंगे कि बूढ़े मात्र हमारे देश में कितने हैं, 8% हैं, ठीक है। लेकिन हमारे देश में जो युवा आबादी है, जो प्रौढ़ आबादी है, उनकी संख्या क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब हमारे देश में
हमारे जो वर्किंग हैंड्स हैं यानी काम करने वाले जो हाथ हैं उनकी संख्या क्या है दोस्तों, ज़्यादा है। वहीं दूसरी ओर किशोर वर्ग के ऊंचे प्रतिशत से भविष्य में तीव्र जनसंख्या वृद्धि का संकेत मिलता है। और दूसरी ओर हमारा जो युवा है तो हमें ये संकेत मिल रहा है कि आगे आने वाले समय में भी हमारी जनसंख्या जो है, वो जनसंख्या वृद्धि जो है वो कम नहीं होगी, हमारी जनसंख्या वृद्धि आगे भी होती रहेगी। आर्थिक दृष्टि से यह एक आश्रित व अनुत्पादक वर्ग है। आर्थिक दृष्टि, इसके कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे हैं यानी कि जो 30% बच्चे हो गए और 8% जो 8 से 10% जो वृद्ध हो गए, ये जो दो कम्युनिटी है, जो दो वर्ग है, ये मूलतः किस पे डिपेंड है, ये मूलतः प्रौढ़ों पे डिपेंड है या युवा लोगों पे डिपेंड है, ठीक है ना। तो ये अनुपादक वर्ग है, तो ये अनुपादक वर्ग है, तो इस वजह से क्या होता है, इन सभी का ध्यान रखना पड़ता है। इनको समय पर भोजन, चिकित्सा वगैरह सुविधा उनको उपलब्ध करानी पड़ती है, जिससे धन अधिक लगता है सॉरी। तो यह एक आश्रित व अनुत्पादक का मतलब हुआ कि ये कोई काम नहीं करते हैं, इनको घर बैठे ही, जैसे मान लो बच्चे हैं, उनको तो घर बैठे ही भोजन करवाना, उनके कपड़े लाना, उनको शिक्षा उपलब्ध करवाना, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना। जैसे वृद्ध है हमारे घर में तो वृद्धों का ध्यान रखना, उन्हें समय पर भोजन देना, ये सारा। तो ये जो वृद्ध और बच्चे हैं ये अनुत्पादक हैं, तो इनकी संख्या हमारे दिन देखिए लगभग 40% के आसपास है। तो इनका ध्यान, तो ये अनुत्पादक वर्ग है। तो जिससे अनुत्पादक वर्ग है तो क्या है कि जो हम पैसा कमाते हैं वो उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं में, चिकित्सा में, शिक्षा में खर्च होता है, ठीक है। तो अनुत्पादक वर्ग है जिससे भोजन, वस्त्र, शिक्षा व चिकित्सा आदि में इन पर क्या होता है, सर्वाधिक खर्च होता है। आई बात समझ में? आइए आगे बात करते हैं। भारत का जननांकीय संक्रमण तृतीय अवस्था में है क्योंकि यहाँ प्राकृतिक वृद्धि दर उच्चतम है। देखिए भारत का जो जननांकीय संक्रमण है मतलब जनसंख्या जो मल्टीप्लाई में बढ़ती है, ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे मल्टीपल जनसंख्या क्या दोस्तों बढ़ती है। तो भारत का जननांकीय संक्रमण तृतीय अवस्था में है क्योंकि यहाँ प्राकृतिक दर उच्चतम है। वर्तमान में हमारे जो जन्म दर है, प्राकृतिक जो जन्म दर है वो क्या उच्चतम अवस्था में है, ठीक है। उच्चतम जन्म दर के कारण 0 से 14 आयु वर्ग में 29% अधिक जनसंख्या पाई जाती है। और उच्च जन्म, यही कारण है कि हमारे देश में बच्चों की संख्या क्या है दोस्तों, ज़्यादा है, क्योंकि प्राकृतिक हमारा देश जो है वो जनसंख्या वृद्धि में कौन से स्टेज पर है, 3rd स्टेज पर हमारा देश है वो। और हमारे देश में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो क्या उच्चतम है, यही कारण है कि हमारे देश में बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आयु वर्ग में 29% अधिक स्थान पर पाई जाती है। भारत का आयु पिरामिड चौड़े आधार तथा नुकीले शिखर वाला है जो कि जनसंख्या की गतिशीलता का द्योतक है। जैसा कि आप पिरामिड देख सकते हो, ये पिरामिड आपके बनाया हुआ है, सामने मैप में दिखाई दे रहे हैं। भारत का जो पिरामिड है वो चौड़े आकार का है, मतलब हमारी जनसंख्या बेहद है और धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकल रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जनसंख्या घटती जा रही है, बढ़ती है लेकिन बढ़ती हुई दर से घटती जा रही है, ठीक है। पहले मान लीजिए एक साल में 21% जनसंख्या बढ़ी, तो अगले साल 18%, फिर 15%, फिर 16%, मतलब जनसंख्या बढ़ तो रही है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ रही है, ठीक है ना। और नीचे जनसंख्या क्या है, ज़्यादा, क्योंकि पहले 21% तक जनसंख्या में वृद्धि दर से की गई थी। यही कारण है कि भारत का आयु वर्ग पिरामिड चौड़े आधार वाला है, मतलब जनसंख्या पहले से ज़्यादा है तथा नुकीले शिखर वाला है। और वर्तमान में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो घटती जा रही है, जो जनसंख्या की गतिशीलता का द्योतक है। आई बात समझ में? आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये हमारे जनसंख्या का चैप्टर, भारत की जो जनसंख्या थी वो हमने ख़त्म कर दिया है। आगे नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।